माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर 2 आज इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा चैप्टर है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या ये हमारे लिए अच्छे होते हैं या हमारे लिए बुरे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, फ्रेंड भी हैं और हमारे लिए फो भी है। यानी हमारे वो दोस्त भी हैं और वो हमारे दुश्मन भी हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसे कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चाहे तो इसका डिफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which we cannot seen with our naked eye is called माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम माइक्रोब्स भी होता है। इसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। और जिस साइंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी वो साइंस जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एक टर्म करके ये सब लिख लीजिए। और एक टर्म आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो इसमें साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से हो गया है। तो वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ का डिफिनेशन हम पहले देख लिए हैं। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो ऑर्गेनिज्म विच कांट सीन विथ आवर नेक्ड आई। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इसमें दूसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो वो सब्जेक्ट, वो साइंस का वो पार्ट या वो सब्जेक्ट जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हमें ये चीज़ यहाँ पे देखना है, माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं। अकरेंस ऑफ माइक्रोब्स, अकरेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स जो है वो कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो माइक्रोब्स तो हर जगह पाया जाता है, हर एक जगह जहाँ पे कि हम देखें या ना देखें वहाँ तक भी पाए जाते हैं। यानी कि एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं फूड में भी पाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। हमारे बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी पाए जाते हैं। हमारे नोज़ में, माउथ में, वैसे भी तो पता ही है माउथ में जो टीथ होता है उसमें तो बैक्टीरिया पाए ही जाते हैं जो कि हमारी दांत को ख़राब करने में जो एक बैक्टीरिया रहता है तो वो भी बैक्टीरिया है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी पाए जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है, जो सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का करते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वॉच extreme
फाइन पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है 10⁻³ से लेके 10⁻⁻6 साइज, इतने साइज के ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो 10⁻³ और 10⁻⁻6 इतने छोटे साइज का जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। और सबसे पहले माइक्रोस्कोप को किसने देखा था? तो जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को देखा था, और उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था। और वैसे अभी जो हमारे लैब में जो रहता है माइक्रोस्कोप, उसमें सिर्फ एक ही माइक्रोस्कोप नहीं रहता है, उसमें दो तीन लेंस से मिलके माइक्रोस्कोप बनता है। तो वो अलग साइंटिस्ट इसका डिस्कवर किए थे। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोब्स कहा जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं आगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। इसमें से पहला ग्रुप है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है एल्गी और फोर्थ में आता है प्रोटोजोआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि हम बैक्टीरिया को, फंगी को, एल्गी को, प्रोटोजोआ को, इन सब को जो है हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक वायरस भी आता है। तो वायरस को इन 4 के साथ नहीं रखा गया है, वायरस को अलग से रखा गया है, क्योंकि हम ये पहले ही जान चुके हैं ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग्स, जो ऑर्गेनिज्म जिंदा हो, यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग होते हैं। लेकिन वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। वायरस लिविंग में भी आता है और नॉन लिविंग में भी आता है। वायरस एक सबसे अलग नेचर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जब ये किसी बॉडी पे रहता है, जब किसी बॉडी के इनसाइड रहता है, इनसाइड, चाहे वो बॉडी ह्यूमन का बॉडी हो या फिर किसी एनिमल का, तो जब वायरस किसी बॉडी के इनसाइड रहता है तभी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि तभी वो अपने आप को बढ़ा सकता है। वैसे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ का, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बैक्टीरिया जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो सॉइल में रहे या एयर में रहे या किसी पेड़ पे रहे, कहीं भी अगर बैक्टीरिया रहता है तो वो अपने आप को वहीं पे प्रोड्यूस कर लेता है, वहीं पे अपने आप को बढ़ा लेता है। फंगी भी वही करता है, एल्गी भी वही और प्रोटोजोआ भी वही। लेकिन वायरस जो होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हमारा हाथ, तो अगर हमारे हाथ पे वायरस है तो वो हमें नुकसान नहीं डाल सकता है। वो हमें कब नुकसान डालेगा, जब हमारे हाथ से वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाए। यानी कि अगर इसी हाथ में अगर हम खाना खाते हैं और खाने के वक्त हाथ नहीं धुला रहता है, यानी कि वायरस अगर हमारे हाथ पे ही रहता है और उसको हम खाने के साथ अपने बॉडी के अंदर, मुंह के जरिए अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, तब वो वायरस, अगर एक बार वायरस हमारे हैंड पे है तो वो एक ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो बहुत ही जल्दी, रैपिडली अपने आप को बढ़ाते रहता है और वो फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। यानी वायरस बॉडी के अंदर लिविंग होता है, बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है। और वायरस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कहते हैं ना, सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही हमारे पृथ्वी पे आया था। सिंगल सेल यानी कि उसमें सिर्फ एक ही सेल होते हैं। तो इसीलिए अगर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बोला जाए कौन सा है तो वो बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया और बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और बैक्टीरिया अलग अलग शेप और साइज का होता है और बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं और सबका अलग अलग नाम है। और बैक्टीरिया पाए कहाँ पे जाते हैं? एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। एयर हो या वाटर हो या सॉइल हो, बॉडी हो,
ह्यूमन बॉडी हो या कोई सा भी बॉडी हो, तो हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। यहाँ पे हम 2 बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। इसमें से कि पहला बैक्टीरिया है इसेरिकिया कोलाई, और ये दूसरा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया का काम क्या है वो देखिए। ये दोनों जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का नाम है इसेरिकिया कोलाई और लैक्टोबैसिलस। ये दोनों बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होता है, ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सिंथेसिस करने में काम आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को वो सिंथेसिस करने में काम आता है, ये दोनों बैक्टीरिया। और आज हम अभी बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, तो अभी हम यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं यूजेस के तौर पे? तो इसमें बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में भी। तो मेडिसिन में कैसे कैसे हम इसका काम करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एंटीबायोटिक। मेडिसिन में हम एंटीबायोटिक बनाने में बैक्टीरिया का काम आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका कि इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक बनाने में। इसमें से कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा मतलब मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, जिसका कि हम बैक्टीरिया से उसको बनाते हैं। तो उसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें से एक आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हो गया, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसको कि हम बैक्टीरिया की मदद से बनाते हैं। और दूसरा आता है एरियोमाइसिन, और तीसरा आता है क्लोरोमाइसिटीन। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको कि हम बैक्टीरिया की मदद से बनाते हैं। अब कौन सा बैक्टीरिया इसमें इस्तेमाल होता है वो अभी नहीं यहाँ पे दिया गया है, बाद में देखिएगा। और दूसरा ये तो हो गया मेडिसिन में एंटीबायोटिक बनाने के लिए। एंटीबायोटिक हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, ये तीनों ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको कि हम बैक्टीरिया की मदद से बनाते हैं। और दूसरा आता है वैक्सीन बनाने में। दूसरा मेडिसिन के क्षेत्र में ही हम, दूसरा है वैक्सीन बनाने में भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें इनका जो होता है, वैक्सीन सबसे पहले काम कैसे करता है वो समझ लीजिए। वैक्सीन ना कोई भी जो हेल्दी बॉडी होता है, हेल्दी बॉडी के अंदर वैक्सीन दिया जाता है। कोई भी जो हेल्दी बॉडी होता है उसके अंदर पहले से ही वैक्सीन डाल दिया जाता है, और वैक्सीन पहले से ही रहता है। तो वो वैक्सीन के रहते अगर हमारे बॉडी में कोई दूसरा कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो वो वैक्सीन क्या करता है, उस बैक्टीरिया को वहीं पे मार देता है।